So we'll start with the mensurations, which is nothing but finding out perimeters, areas, and volumes of figures, right? So that is what we will have. We'll start with understanding of areas of two-dimensional figures. I mean, to start with, we'll understand perimeters and areas of, let's start with triangles. हम triangle से शुरू करते हैं, फिर quadrilateral पे जाएंगे और फिर वॉल्यूम्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है पेरिफेरी, बाउंड्री। जैसे हमने सर्कल्स में देखा था, तो बाउंड्री का जो लेंथ होता है हम उसको पेरिफेरी बोलते हैं या पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो लेट अस से आई हैव अ ट्राइंगल एंड एज आई टोल्ड यू वर्टेक्स विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किसी भी ट्राइंगल का जहां पे दो साइड्स मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय capital letters, right? The length which is opposites to the capital letter is represented by small alphabets. तो ये A बनेगा, ये B बनेगा, ये C बनेगा। ये standard nomenclature, of course कुछ हम ऊपर नीचे कर दें तो फर्क नहीं है, लेकिन that is a standard nomenclature. Small a means the side which is opposite to angle A. Small b means the side which is opposite to angle B. तो ये हमारा nomenclature होता है। Perimeter obviously इन तीनों की जो sides होती हैं A plus B plus C is defined as perimeter. We also always use end up something known as S. S is known as semi perimeter. Semi का मतलब क्या होता है? आधा। perimeter. तो semi का मतलब आधा, तो perimeter हमें पता है A plus B plus C है, तो semi का मतलब हो जाएगा by 2. So that is known as a semi perimeter. ये हमारा बेसिक क्या है? ये हमारा perimeter हो गया किसी भी चीज का, ठीक है। Now we will look at the एरियाज ऑफ ट्राइंगल। अब हम देखते हैं एरियाज। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट एरिया होता है ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये एरिया होता है। तो करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब मान लो ये बेस है, तो इसके ऊपर जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हम उसको करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं। मान लेते हैं ये इस पे ड्रॉ किया है ये h, ठीक है। तो मान लेते हैं ये h1 है, इसको h1 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मान लेते हैं अगर हमने बेस कुछ और माना है, अगर हमने बेस b माना है, तो जो इसके ऊपर एल्टीट्यूड जाएगा ये मान लेते हैं h2, तो उस केस में जो मेरा एरिया हो जाएगा वो हाफ इंटू बी इंटू h2 हो जाएगा। लेकिन एरियाज तो तीनों बराबर ही हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं मैंने थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहां से वो c पे जाएगा। इस एल्टीट्यूड को मान लो हमने कहा h3, सो विच इज सेम एज हाफ इंटू c इंटू h3. I'm sure you understand the meaning of h1, h2, h3. They are nothing but corresponding heights. Corresponding height का मतलब है वर्टेक्स के से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है हम उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो अगर हम ये बात बोले कि हाफ a1 h1 इज इक्वल टू a, हाफ b h2 इज इक्वल टू हाफ c h3, अगर मैं इसको इक्वल टू k कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखो आई कैन से h1 इज इक्वल टू 2 कैपिटल A बाई A, ये कह सकता हूं। h2 is equal to 2 capital A by B कह सकता हूं। h3 is equal to 2 capital A by C कह सकता हूं। If I want to take the ratio of the heights of the triangles, it will become, this is nothing but 2A upon A is to 2A upon B is to 2A upon C. So of course 2A gets cancelled, and you what do you get is h1 is to h2 is to h3 is equal to 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. What does it mean? It means the ratio of the altitudes of the triangle is always in the inverse proportion of the sides of the triangle. समझ में आ रहा है? Is always in the inverse proportion of the sides. इसका मतलब है जिस ट्राइंगल की जिस साइड की लेंथ सबसे बड़ी है उसके ऊपर ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर छोटा होगा। यानी साइड और एल्टीट्यूड का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये ऐसा ट्राइंगल है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी नजर आ रही है आपको? BC। तो BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो सबसे छोटा होगा, इसका ये मतलब। तो रेशियो ऑफ द साइड्स इज इनवर्स रेशियो ऑफ हाइट्स। यस, रेशियो ऑफ हाइट्स इज ऑलवेज इनवर्स रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है, कई बार काम में आ जाता है। तो बेसिकली इट इज नथिंग जस्ट बस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल। यहां बात समझ में आती है? ठीक है। तो पहला तो बेसिक जो है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड से रिजल्ट ही आता है। दूसरा जो मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है? उसमें अगर तीनों साइड हमें पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इट इज गिवन एज
अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s minus b into s minus c, and I'm sure you know the meaning of s. We have already discussed. It is nothing but semi perimeter of a triangle. So if you know the three sides of the triangle, we can always find out the area of triangle without much problems. ठीक है. इसके बाद अगर आपको याद हो, मैं सर्कल्स जब पढ़ा रहा था तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था जिसमें दो साइड्स का हमें पता था. अब मान लेते हैं मेरे पास यही ट्राइंगल है, मैं ठीक है, ये मेरे पास तीनों साइड्स हैं, ये ट्राइंगल्स की साइड्स हैं. अब दूसरा तरीका इसका एरिया निकालने का है हाफ इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ सी, एंगल सी. हाफ इंटू ए बी, ये दोनों साइड ले लिया तो इन दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल. याद है सर्कल्स में हमने किया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. इफ यू रिमेंबर दिस, हमने सर्कल बनाया था, ये ऐसा ट्राइंगल था. ठीक है, सेक्टर का सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ओ था, ये आर था, ये थीटा था. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या था? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. तो हाफ आर स्क्वायर क्योंकि दोनों साइड्स बराबर थी इसलिए आर आ. तो हाफ इंटू टू एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल. उसी तरीके से हाफ बी सी क्या बनेगा बताओ? साइन ए. ऐसे ये क्या बनेगा? हाफ ए सी इंटू साइन ऑफ बी. अगर दोनों साइड्स बराबर है ऑब्वियसली हम उसका क्या कर सकते हैं? रिपीट हो जाएगी वैल्यू साइन सी. तो ये भी मेरा क्या चीज हो गया? ये मेरा एरिया ऑफ, ये मेरा क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया. समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल. अच्छा सॉरी, हाफ ए बी साइन सी, ये सी लिया साइन बी, बी हाफ ए सी साइन बी. मतलब जो ये साइड्स हैं उसको छोड़ के जो बचा हुआ एंगल है यानी वो इंक्लूडेड एंगल है, वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा. समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मूला ये होता है. इसके अलावा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ पढ़ा है? यहां से निकाल सकते हैं. याद है आर की वैल्यू, सरकम रेडियस, जब हम ट्राइंगल और लाइन के बारे में पढ़ रहे थे तो सरकम रेडियस इज गिवन एट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल. From here, can I say area of triangle is the product of the three sides divided by 4 times capital R. याद है R की वैल्यू निकाली थी. वैसे ही हमने स्मॉल r भी पढ़ा था, a by s. From here I can say a is equal to rs. तो यहाँ पे मेरे फॉर्मूले क्या हो गए? एक तो ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास और दूसरा ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास. कैपिटल आर याद है जब हम सरकम रेडियस पढ़ रहे थे? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. वो सरकम सेंटर था. सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स पे हम लाइन बनाते थे उसको सरकम रेडियस बोलते थे. सरकम रेडियस को लेके जब हम सर्कल बनाते थे तो तीनों वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल को टच करता था जिसको हम सरकम सर्कल के नाम से जानते थे. तो सरकम रेडियस जो कैपिटल आर है उसका फॉर्मूला था ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऊपर कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. उसी तरीके से r इज इक्वल टू ए बेस इन रेडियस था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स. उसको हमने इन सेंटर बोला था. वहां से परपेंडिकुलर वर्टेक्स पे ड्रॉप करेंगे तो उसको सरकम मतलब इन रेडियस बोलेंगे. इन रेडियस से सर्कल बनाएंगे तो तीनों साइड्स को टच करेगा, वो मेरा इन सर्कल कहलाया था. तो हमने इन रेडियस का फॉर्मूला निकाला था a बाय s. तो वहां से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं आर एस. ठीक है, ओके. ये जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये सारे जेनरिक ट्राइंगल्स के लिए वैलिड हैं. जेनरिक का मतलब है द ट्राइंगल कैन बी स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, व्हाटएवर. तो but we can also derive those formulas for isosceles and इक्विलेटरल ऑल्सो. निकलेगा यहीं से, उसका बस फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है. ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो ये मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है. तो ये वाली साइड c हो जाएगी, ये वाली साइड b हो जाएगी, ये वाली साइड a हो जाएगी. तो अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कराएगा. तो ठीक है, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, तो ये वाली लेंथ a/2 बनेगी और ये वाली लेंथ भी
a/2 बनेगी। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू यहाँ पे h बनेगा, बट व्हाट इज h? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। यहां से हम h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 विच इज 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ये बनेगा h की वैल्यू बनेगी, ये क्या है h, ये क्या है h। तो एरिया बनेगा हाफ इंटू a इंटू अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। 4 का बाहर 2 आ जाएगा तो a/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ विच जो मेरी साइड्स बराबर है वो अंदर आती है, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, तो ये स्पेसिफिक ट्राइंगल हो गया। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला किसी और ट्राइंगल में नहीं लगा पाएंगे, इक्विलेटर में ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, बट इक्विलेटर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होता है। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आना चाहिए और हमें वो 2-3 चीजें उसमें पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अगर हम इक्विलेटरल की बात करें, इक्विलेटरल का मतलब है जिसमें तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं, हम उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। ए बी सी, ए है, बी है, सी है, तीनों साइड्स बराबर हैं। ये मान लो मेरा h हो गया, ये वाली साइड बनेगी a/2 और चूंकि साइड्स बराबर हैं, उप्स, तो मैं तीनों साइड्स को a मान सकता हूं, h बनेगा। तो h की वैल्यू क्या बनेगी? h स्क्वायर बने a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 विच इज 3a स्क्वायर बाई 4। तो h की वैल्यू क्या बनेगी? अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4, सॉरी, आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है। h इज √3/2a। आज हमने डिराइव कर लिया, इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, इसको बारी बारी हमें डिराइव करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो h क्या बनेगा? √3/2a। √3/2a, व्हाट इज a? a is the side of the triangle, right? Now from here once again we know that area of triangle is half into base into height, but we know the height here, so I can say this is half into a into √3/2a, which is √3/4a square. So this is my a. So once again, once we have done this today, I would want you to always remember this area of equilateral triangle as √3/4a square. That is how you remember this area of triangle. ठीक है, √3/4a square, no problems. तो ये हमारा बेसिक्स जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हमने सारा कवर कर दिया। जेनरिक ट्राइंगल में हमने बेस हाफ बेस इनटू हाइट वाला देख लिया, हीरोन्स फॉर्मूला देख लिया, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम देख लिया, फिर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लिया और आइसोसेलेस ट्राइंगल के स्पेसिफिक फॉर्मूले देख लिए, फिर a इज इक्वल टू ABC/4r वाला देख लिया, a इज इक्वल टू RS वाला देख लिया। सो दिस कवर्स प्रीटी मच ऑल द फॉर्मूलेज विच आर एसोसिएटेड विद ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमने सारे कवर कर लिए। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी कुछ भी समझने में? एक बार हमने सब कुछ करके देखा है, लेकिन इसको हमें याद रखना है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 4 साइडेड फिगर पे, विच इज क्वाड्रिलेटरल। तो मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं एक बार। ठीक है, तो इसके अंदर ये मान लो इसका ये डायगोनल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं A है,
बी है, सी है और डी है। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा ऑब्वियसली आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। If you want to find out the area of the triangle, there are quadrilateral, there are two possibilities. You draw any diagonal. Let us say we have drawn BD. So it divides into two triangles. We have already seen that the area of triangle can be found out by finding out their altitudes. मान लेते हैं इस पे से मैंने ये altitude बना दिया, इसका ये altitude बना दिया, और मान लेते हैं इसका मैंने ये एल्टीट्यूड बना दिया, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड h1 है और ये मान लेते हैं एल्टीट्यूड h2 है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा BD, इंटू h1 प्लस हाफ इंटू बेस क्या है BD इंटू एल्टीट्यूड h2। दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू BD इंटू h1 प्लस h2। हाफ इंटू BD इंटू h1 प्लस h2। इस तरीके से एक तरीका ये है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो सर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे पास ये वाला डायगोनल आएगा ही आएगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया डायगोनल बना सकते हैं एंड द डायगोनल विल बी लेट्स से AC। ये मेरा डायगोनल बनेगा एंड ऑन दिस डायगोनल आई कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम D. This will become H3 and I can drop a perpendicular from B onto this. This will become H4, है ना। तो उस केस में अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया विल बी हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस हाफ इंटू AC इंटू सॉरी H3 है ये H4। दिस implies एरिया विल बी हाफ इंटू AC into H3 plus H4. That is how we handle this one. ठीक है, हाफ इंटू AC into H3 plus H4। ये बात समझ में आती है। Now, this is one of the ways of finding out these areas. Now, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें altitudes नहीं पता, समझ में आ रहा है, अगर हमें altitudes नहीं पता तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ध्यान से देखिए दो डायगोनल्स हैं, मान लेते हैं दूसरा डायगोनल ये वाला है, ये दो डायगोनल्स हैं। सो दे विल बी मेकिंग, लेट अस से दिस डायगोनल इज D1 एंड दिस डायगोनल इज D2। they will make some angle, right? If this angle is theta, so this angle will also be theta, vertically opposite. So this angle will be 180 minus theta, and this angle will also be 180 minus theta. So if you want to find out the area of a quadrilateral, it can be taken as half into d1 d2 sine of theta. What is theta? Theta is the angle between the two, right? You may say, sir, हम ये वाला थीटा ले या ये वाला थीटा ले, क्योंकि अगर ये एक एंगल थीटा है तो हमें पता है दूसरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यही बात है। लेकिन हमें क्या पता है, वी नो, व्हाट डू वी नो, साइन थीटा is same as sine of 180 minus theta. So our answer does not change. So this is the most common formula. I mean that in the sense that you know, we have to remember this one, half d1 d2 sine theta, which is, now this is a general formula for all, let us say, you know, or quadrilaterals. So whatever quadrilateral that we have studied in terms of, you know, rectangle being a quadrilateral, trapezium being a quadrilateral, square being a quadrilateral, ये सारी जो symmetric figures हैं वो सारी की सारी quadrilateral हैं। तो फिर जो ये फॉर्मूला quadrilateral में वैलिड है वो सारे के सारे मोर सिमेट्रिक फिगर में भी वैलिड होगा। तो यही फॉर्मूला हम स्क्वायर के एरिया के लिए भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल के एरिया के लिए भी लगा सकते हैं, रोम्बस के एरिया के लिए भी लगा सकते हैं, ट्रेपीजियम के एरिया के लिए भी लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हम क्वाड्रिलेटरल के लिए लगा सकते हैं, तो हम इन सब के लिए भी लगा सकते हैं। कुछ कुछ केस में एंगल 90 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल फिगर्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन सिमेट्रिक फिगर होती है, जिसका हमने पेरीमीटर भी देख लिया और हमने
एरिया भी देख लिया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम जो फिगर देखते हैं वो बनता है, मान लेते हैं पैरेललोग्राम। सो लेट अस से वी ड्रॉ अ फिगर। So let us say this is a parallelogram. So we have figures like A, B, C, and D. So if this length is A, this length becomes B, this length becomes A, this length becomes Z. So if you look at the perimeter, perimeter is A plus B plus A plus B, which is 2 times A plus 2 times B, which is 2 times A plus B. So this is one of the ways of finding out the perimeter of a parallelogram. Now the other formula of parallelogram is this. Now I'm just trying to help you remember this. वैसे तो आप सबको भी पता है। मान लेते हैं मैंने ये वाला ट्राइंगल कट करके चलो ये मान लेते हैं ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल कट करके इधर चिपका दूं ऐसे तो चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी दोनों के बीच भी डिस्टेंस मान लेते हैं h है, तो ये भी h ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, a इंटू एच रेक्टेंगल बनेगा, a इंटू एच। तो जो एरिया है हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं a इज इक्वल टू a इंटू वॉट h। व्हाट इज a? a इज द साइड, h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स A। मतलब जो डिस्टेंस है, अगर दो पैरेलल लाइन से उसके बीच की जो दूरी है हम उसको h के नाम से अगर जानते हैं, तो जो मेरा एरिया होता है वो क्या बनता है? a इंटू एच। अब कई बार क्या होता है कि h नहीं पता होता, हमें h नहीं पता होता, बट लेट अस से दिस एंगल इज नोन एज थीटा, हमें ये पता है थीटा है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है साइन थीटा इज डिफाइंड एज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑफ कोर्स हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, बट आपको भी इतना तो पता होगा कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू बी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मेरा एरिया था a इंटू एच, तो मैं एरिया को क्या बोल सकता हूं? a इंटू बी साइन थीटा। तो ये भी मेरा फॉर्मूला बन जाता है किसका? पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स इसके पहले ट्रेपीजियम आना था, वो भी हम कर लेते हैं, बट चलो ये भी समझ में आ रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वो ट्राइंगल कट करोगे यहाँ बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता होता है, वहां से याद कर सकते हैं। या तो a इंटू एच बनेगा या ए बी साइन थीटा बनेगा, और पेरीमीटर हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले वो करवा देता हूँ ट्रेपीजियम, वो पहले आना चाहिए था, बट ऑल राइट। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हमें पता है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और दूसरी हमारी पैरेलल नहीं होती हैं। तो अगर कोई ऐसी फिगर है तो हम इसको ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हमारी सारी साइड्स अलग होती हैं, हमें पता नहीं होता ए बी सी डी है, तो हमें पता है जो इसका पेरीमीटर होगा वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ये इसका पेरीमीटर होगा। एरिया इज गिवन एज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो दोनों है ये मान लेते हैं h है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो हाफ इंटू a प्लस सी इंटू में h बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम इसी को a और c को सेम कर दें, पैरेललोग्राम में a और c की वैल्यू बराबर होती है ना? तो a और c की जो वैल्यू बराबर होगी तो a प्लस ए 2a, 2a से 2a कट जाएगा, ah बन जाएगा, वही वाला रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नाउ a प्लस ए इज 2a, a से 2 से 2 कटेगा, a इंटू h, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सो ये मेरा
पैरेललोग्राम है, ये मेरा ट्रेपीजियम है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ rhombus, area and perimeter of rhombus. So let us just draw this figure. Let us say what is a rhombus? All the four sides are equal, ठीक है, and opposite angles are also equal. तो A B C D, तो ये मेरा rhombus है. If this side is A, this side is A, this side is A, and this side is also A. तो अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो A plus A plus A plus A बन जाएगा, which is nothing but ये बनेगा 4A, ये मेरा बनेगा पेरीमीटर, ठीक है। अब इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये मान लेते हैं इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल और डायगोनल्स तो अलग होंगे, मान लेते हैं डायगोनल D1 है और दूसरा डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें तो ये मान लेते हैं मेरा डायगोनल D2 है। तो डायगोनल्स विल एक दूसरे से कैसे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों? 90 डिग्री पे। डायगोनल्स का क्या प्रॉपर्टी होती है? दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो फिर अगर मेरा फॉर्मूला, अगर मैं ओरिजिनल अपने फॉर्मूले की बात करूं एरिया की, क्वाड्रिलेटरल में हाफ D1 D2 साइन ऑफ 90 होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हाफ D1 D2 इज द फॉर्मूला which is commonly used for finding out area of a rhombus. तो ये area of rhombus है, ये मेरा perimeter of rhombus. Of course we have studied the relationship between the sides and the diagonals. You remember that? क्या था? A is equal to under root of, निकालो, derive करो, what is the relationship between D1 D2 and the side of a rhombus? ये हमने किया हुआ है, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? पाइथागोरस से डायगोनल्स। फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको कर देते थे, याद आ रहा है? कराने की जरूरत है? ये पूरी लेंथ D2 है, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ बनेगी D2/2 और ये वाली लेंथ बनेगी D1/2. Now if you look at, let us say this point is O, you look at triangle DOC, it is right angle at angle O is equal to 90. Using Pythagoras theorem, D1/2 का होल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर is given as hypotenuse का स्क्वायर. So I can say D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4A स्क्वायर. तो मैंने कहा था इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बाद में भी काम में आएगा, लेकिन आपने याद नहीं रखा है अभी तक, अच्छी बात नहीं है, ये याद करना चाहिए आपने, ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हमें डिराइव करना तो आना चाहिए, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, कम से कम वो दोनों चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल और फिर आएगा हमारा स्क्वायर, ये दोनों चीजें बची हैं। सो लेट अस से वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ए रेक्टेंगल? ऑफ कोर्स यू नो ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and opposite angles are equal and all are 90 degrees. So this is C, this is D. So this is A, this is B, this is A, this is B. Obviously we use generally term length and breadth. So perimeter will become 2 times A plus B. The area is nothing but A into B. ठीक है, ये बेसिकली दो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं रेक्टेंगल्स के अंदर? इसके बाद आता है एरिया ऑफ पाथ। पेरीमीटर और एरिया तो आ गया, मान लेते हैं हम समझते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ का क्या मतलब है मेरा? मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके बाहर हमने एक रास्ता बनाया ऐसे,
ठीक, अंदर वाली को हमने L माना है, इसको हमने B माना है, और ये जो रास्ता है उसकी जो विड्थ है वो A है। समझ में आ रहा है? ये जो विड्थ है ये कितनी है? A है। हमें चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। हम इस एरिया की बात करना चाहते हैं, हमें एरिया ऑफ आउटर पाथ चाहिए। हम क्या ढूंढना चाहते हैं? हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहां से लेके अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहां से यहां तक, तो ये बाहर वाली लाइन तो L है, ये वाली लाइन कितनी है? A, और ये कितनी है? A। तो जो बाहर वाली लेंथ है वो कितनी बनेगी? L प्लस 2A। उसी लॉजिक से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इसको एक्सटेंड करता हूं, ये बनेगा B, ये बनेगा A, ये टुकड़ा बनेगा A, तो बाहर वाली लेंथ कितनी बनेगी? B प्लस 2A। तो अगर मैं आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करूंगा तो ये बनेगा L प्लस 2A इंटू B प्लस 2A, ये आउटर एरिया हो गया, माइनस L इंटू B इनर एरिया हो गया, है ना? तो ये मेरा एरिया ऑफ पाथ बनेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, LB बनेगा 2AL बनेगा, 2AB बनेगा, प्लस 4A स्क्वायर बनेगा माइनस LB। सो LB खत्म हो जाएगा। आई कैन ऑलवेज टेक कॉमन एज 2A, तो L प्लस B प्लस 2A, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑल्दो जब हमें वैल्यूज दी जाती हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्वाइस माइनस करना होता है। जैसे कि मान लो लेंथ आपका 20 मीटर है, ब्रेथ आपका मान लेते हैं 15 है, और जो विड्थ है आपकी वो मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी विच इज 20 इंटू 15। तो नया वाला कितना हो जाएगा? लेंथ, न्यू लेंथ हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 2, तो सीधा 24 आ जाएगा। और नया ब्रेथ कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 19। तो आपको करना क्या है? आपको करना है 24 इंटू 19 माइनस 20 इंटू 15, विच इज सर्टेनली एन इजियर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से अगर हमने एक रास्ता अंदर की तरफ बनाया है, अगर हमने एक रास्ता अंदर की तरफ बनाया है और हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ, है अच्छा अच्छा, रेक्टेंगल की सिलेक्शन कैंसिल है, ठीक है। तो अगर हमें ये चाहिए एरिया ऑफ इनर पाथ, तो अंदर वाली जो लेंथ बनेगी वो बनेगी L माइनस 2A, और ये ब्रेथ कितनी बनेगी? B माइनस 2A। वंस अगेन आउटर एरिया माइनस इनर एरिया हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ पाथ करूंगा तो आउटर एरिया बनेगा LB माइनस इनर एरिया बनेगा L माइनस 2A इंटू B माइनस 2A। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो LB माइनस ये बनेगा LB माइनस 2AB, LB माइनस 2AB माइनस 2AL प्लस 4A स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो LB माइनस LB प्लस 2AB प्लस 2AL प्लस माइनस 4A स्क्वायर। तो LB खत्म हो जाएगा, 2A कॉमन निकालेंगे, L प्लस B माइनस 2A बनेगा। जैसे इसमें L प्लस B ये प्लस 2A बना था, इसमें माइनस 2A बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा एरिया ऑफ आउटर पाथ एंड मेरा एरिया ऑफ इनर पाथ हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही वॉल्यूम का भी होता है कि मान लो हमने चारों तरफ से खड्डा खोदा, बाउंड्री में खड्डा खोदा, उसकी मिट्टी निकाल के अंदर हमने डाल दी, तो उसमें क्या होगा? टोटल वॉल्यूम जो निकलेगा अंदर से विल बी इक्वेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द मिट्टी जो हमने पुट किया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डेप्थ या एरिया इंटू हाइट। ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में वॉल्यूम्स के बारे में, बट दैट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू मे एक्सपेक्ट कि हमने भाई 20 मीटर बाय 15 मीटर का पार्क था, हमने उसके बगल में 2 मीटर का खड्डा खोदा, वो सारी मिट्टी निकाल के पार्क के अंदर डाल दी, तो बताओ उसकी हाइट कितनी हो गई? इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बट देन दिस इज जस्ट द एरिया ऑफ पाथ। उसके अलावा एरिया ऑफ पाथ में और भी बनाया जा सकता है एक आधा क्वेश्चन, उसको एरिया ऑफ क्रिस क्रॉस पाथ बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एरिया है, let us say I am having this rectangle, right? So let us say this is A, this is B, this is C, this is D। ठीक है, तो ये बनेगा L B, और मुझे निकालना है एक ये रास्ता
ठीक है, और मुझे निकालना है ये रास्ता, इसकी विड्थ a है मान लेते हैं, और हमें निकालना है ये पूरा क्रिस क्रॉस पाथ, ये पाथ निकालना है हमने। तो हमें इस पूरे पाथ का रास्ता निकाला। तो ये वाला अगर हम येलो वाला देखें तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, इसकी लंब l है, एरिया a बनेगा, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसका इसका रास्ता देखें, ये वाला चाहिए अपने को, ये कितना बनेगा, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है ना, इसकी लंबाई b है और चौड़ाई a है, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, b इंटू a, है ना। इसका एरिया बन जाएगा b इंटू ए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐड करने पे ये बीच वाला जो है वो 2 बार ऐड हो गया, पहले जब येलो किया तो ऐड हो गया और ग्रीन किया तो ऐड हो गया। हमें पता है ये a है, चौड़ाई a है, ये भी a है, a भी, ये बेसिकली स्क्वायर है, तो इसमें से एक स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू एल प्लस बी माइनस ए। ये क्रिस क्रॉस पाथ होता है, ठीक है। ये पाथ कहीं भी अगर ये कोने में बन जाता, ऐसे बन जाता तो कोई फर्क पड़ता? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, सो लॉन्ग एक पट्टी ऐसे एक पट्टी ऐसे चल रही है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम्स एनीबॉडी यहां तक? उसी तरीके से जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला है, यही सारे क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है, स्क्वायर के लिए भी वैलिड हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं एक स्क्वायर है, तो लेट अस से अगर हमने एक स्क्वायर का फिगर बनाया है, now we know all the sides are equal, so I'll have a, let us say this is a, b, c and d. So we know that perimeter is given as 4 times a, area is given as a into a square, right? Of course, one more important thing that we always have to remember in this, let us say this is my diagonal d. So what is the relationship between a and d? A can be given as d upon root 2, और आई कैन से d इज इक्वल टू रूट 2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो कैन आई से a इज इक्वल टू, और आई के वुड वांट टू से d इज इक्वल टू रूट 2a, तो d इज इक्वल टू रूट 2 तो नीचे चला जाएगा। अब एरिया मेरा a स्क्वायर है, a की जगह अपन d बाई रूट 2 भी कर सकते हैं, तो ये d स्क्वायर बाय हाफ भी बनेगा। तो ये दोनों मेरे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एरिया एक तो ये हो गया, और दूसरा मेरा क्या हो गया, इज इक्वल टू एरिया। ये दोनों फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ऑफ कोर्स जो काम हमने इनर, जो काम मतलब बाहर भी बाउंड्री बन सकती है, इसमें बाहर पाथ बन सकता है, अंदर भी पाथ बन सकता है, और क्रिस क्रॉस भी पाथ बन सकता है। वहां पे हमने बी यूज किया, बी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ ए ही यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये हमारे 4 साइडेड फिगर्स हैं जिसकी हमने पेरीमीटर्स देखी हैं और एरियाज देखे हैं और एरिया ऑफ हमने पाथ देखे हैं, ठीक है। सर्कल्स हमने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ाई करी थी। अब सर्कल्स में आप बस एक चीज बच गई है, हम जिसको अच्छा एक इसमें काइट भी होती है, काइट का पेरीमीटर, शायद मैंने काइट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया हो। काइट कुछ ऐसे होता है, मान लेते हैं ये वाली दोनों साइड्स बराबर होती हैं, बराबर सा बन गया, बर्फी बन गई। चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो काइट का मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स ऐसे सेम रहेंगी, और ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो ये मेरी काइट है, एज्यूमिंग दिस टू आर सेम, ए बी सी डी, ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं, मान लो ए है, ये दोनों लेंथ बी बी है, ठीक है। उसके बीच में एक हमारे पास ये डायगोनल होता है जो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिवाइड करेगा, और दूसरा डायगोनल ये होता है। तो इसको मान लो हम D1 बोलते हैं, इसको मान लेते हैं D2 बोलते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा 2 टाइम्स a प्लस बी बनेगा, ठीक है। अच्छा ये चालू है, ठीक है। और एरिया जो बनेगा वो हाफ D1 D2 साइन थीटा बनेगा, क्योंकि लेकिन ये 90 डिग्री है तो साइन 90 सेम हो जाएगा, तो इट इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ rhombus। तो हाफ D1 D2 विल गिव मी माय काइट, ठीक है।
अच्छा, हमने सर्कल्स पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। सर्कल्स के अंदर ये मान लेते हैं एक सर्कल हमने बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल हमने और बनाया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा सेंटर है, सेंटर से जो बाहर तक की दूरी है वो कैपिटल आर है, और सेंटर से जो अंदर तक की दूरी है वो स्मॉल आर है। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, इसको एनालिस भी बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ भी बोलते हैं, एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एरिया बेसिकली ऑफ रिंग, यहां से ज्यादा जानता, रिंग भी हो गया, ठीक है, पाथ भी हो गया और एनालिस भी हो गया। तो ये तीनों चीजें हमें इसमें से समझनी पड़ती हैं, ठीक है। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो आउटर एरिया बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें से हम पाई कॉमन निकाल के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक तो ये भी हो जाता है, और कुछ लोग इसको कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। ये मेरे फॉर्मूले बनते हैं एरियाज के, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो जो सर्कल होता है एकदम सर्कुलर, मतलब गोल होता है कि सेंटर पॉइंट से सारी दूरी बराबर होती है, तो इसको इसलिए हम सर्कल बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एलिप्स, ये एलिप्टिकल पाथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये एलिप्स है मेरा, एलिप्स। अब चूंकि देखो इसमें क्या होता है, सेंटर से वो सारा कुछ सेम बराबर पे होता है, एलिप्स के अंदर ये इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ हमेशा 2a ली जाती है, पूरी लेंथ 2a, तो ये वाला पोर्शन a बन जाता है, हाफ पोर्शन। वैसे ही इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं जनरली, और माइनर एक्सिस 2b होता है, तो ये वाली लेंथ b बन जाती है, ठीक है। अब एक्चुअली जो इसका पेरीमीटर होता है, अगर आपने सर्कल को देखा है तो 2 पाई आर हमने पढ़ा था सर्कल, बेसिकली इट इज नथिंग बट पाई आर प्लस आर, क्योंकि अगर ये ए और बी सेम हो जाएगा तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, तो जो पेरीमीटर बनता है वो पाई आर, आर यानी रेडियस, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल से इसको रिलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर में क्या होता है 2 पाई आर, पाई आर प्लस आर, आर क्यों, क्योंकि जो इसका ये वाली लेंथ, जब ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये सर्कल को अगर हम पिचकाना शुरू करेंगे, जब ए और बी बराबर हो जाएगा तो ये मेरा क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। तो जिस लॉजिक से आपने पेरीमीटर निकाला था, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए लॉजिकली, पाई ए बी, बस याद रहेगा, ए मेजर एक्सिस, ठीक है, मतलब 2a हमेशा मेजर एक्सिस, पूरी लेंथ 2a होती है और पूरी लेंथ 2b मानते हैं, तो उसमें से a और b मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, इसको याद करने का भी मैंने आपको तरीका समझा दिया है, ठीक। बताइए यहां तक सारा कुछ समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम, कुछ रिवाइज कराना है, 1-2 मिनट देख लो इसको शांति से, फिर हम वॉल्यूम्स, वो तो पिछली क्लास में तो बहुत अटेंड नहीं किया था क्या, हाँ उसका पूरा वीडियो देख लेना, होना चाहिए होपफुली। तो वो बहुत डिटेल में हमने तसल्ली से किया था, इसमें तो 2 लाइन में दिया हुआ है, मुझे पता है वो इम्पोर्टेंट था, उसको हमने पूरे सर्कल्स के अंदर बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझा था। स्पीड ज्यादा है, अच्छा ओके, मतलब ना ढूंढा नहीं, हाँ मैंने कहा था रिपीट करवा दूंगा उसको, कोई नहीं, अभी B2 शुरू हो रहा है, 2-3 क्लास 4 क्लास के बाद आ जाए, आ ही जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उनको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पहले शुरू करा दूं, उनको फीलिंग आ जाएगी, रेदर देन, है ना, हमारा भी हो जाएगा। आज रुक जाना, मैं देखता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ छोड़ो क्या सिंपल इक्वेशन पढ़ोगे तुम, आओ परसेंटेज रटवाते हैं आपको। सर मेरा वो एक चैप्टर रह गया था वर्क वाला, उसमें क्या रह गया था तेरा, उसमें फर्स्ट बुक में से फर्स्ट चैप्टर वर्क वाला, सिंपल इक्वेशन रह गया था क्या, नहीं सर वो वर्क वाला, वर्क एंड टाइम, यस सर। हाँ कोई बात नहीं, वर्क एंड टाइम को जब भी वो कर, सर एक बार ग्रुप में बता देना कि ये चैप्टर इस दिन नहीं जो भी अब क्लास लगेगी ना, मैं बैकअप के नाम से उसमें डलवा दूंगा तुम्हारे वाले क्लास में, कि ना, हाँ कि रिवीजन या फिर बैकअप जो भी है वो सारी जो भी शेड्यूलिंग आएगी तुम्हारे पास भी आ जाएगी, ताकि तुम्हें भी क्लियर रहेगा।
सर वैसे इस बैच में एक बार रिवीजन लगेगी या नहीं लगती? नहीं, अभी एक बार सिलेबस होने के बाद जब मॉक टेस्ट होंगे उसके बाद एक बार जब सबका सिलेबस हो जाता है ना, फिर हम 20 एक दिन का पूरा वो करते हैं, क्रैश रिवीजन, 7-7 6-6 घंटे लगा के। ओके ठीक। सर, ओके। हाँ, वो भी होता है। प्लस तुम्हारा कुछ मिस हो गया मान लो अभी इसमें B2 में, तो उसमें भी हो जाएगा। और तुम सबने कुछ अच्छी मेहनत करी तो हो सकता है हमारा B3 बने। हर साल तो B4 तक बनता है, बट चलो कोविड से तो B3 में भी कर लेना। बट बनाओ तो सही। एनीवे चलो, ठीक है। अगर रिवाइज करना है 2 मिनट रुक जाता हूँ, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं स्लो कर देता हूँ, कोई समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, रेदर देन कि भाई मैं चैप्टर खत्म करना है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ नहीं, अगर इसी स्पीड से चलूंगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। है? नहीं, लेकिन फॉर्मूलेज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको समझ आ जाए आपको कैसे है, बस ये है आइडिया। फॉर्मूले तो खैर है ही है, बाकी मैंने कहा था जिससे फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर तो थोड़ा बहुत हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज सरफेस, एक वॉल्यूम होता है। जैसे ये अपना कमरा है, इस कमरे के अंदर जितनी भी हवा है ये वॉल्यूम है। ठीक है, और एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशनल रीजन। जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, तो अगर हम क्लोज सरफेस के अंदर जो भी रीजन ऑक्यूपाई होता है वो 2 डायमेंशनल सरफेस में जो भी रीजन ऑक्यूपाई होता है उसको एरिया बोलते हैं। और 3 डायमेंशनल सरफेस में जो 3 डायमेंशन में जो भी होता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो एरियाज हम ये वॉल्यूम्स पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो सिंपलेस्ट चीज हमने पढ़ी है वो पढ़ी है मान लो क्यूबॉइड या क्यूब। तो पहले मैं आपको एक बार क्यूबॉइड या क्यूब से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, फिर मैं आपको जनरल समझाऊंगा कि भाई किसी भी चीज का फॉर्मूला या वॉल्यूम हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड क्या होता है? इट इज ए लेटर से नीचे एक रेक्टेंगल होता है, जैसे एक कमरा मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम प्रोजेक्शन दे दें, प्रोजेक्शन यानी हाइट दे दें, मान लो ऐसे हाइट दे देते हैं ऐसे, तो ये कुछ फिगर ऐसे नजर आने लगती है। ये फिगर कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, हम इसको बाहर से देख के कुछ ऐसी फिगर नजर, अगर हम इसका बैक एंड समझना चाहेंगे तो पीछे की तरफ कुछ ऐसा एंगल बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा, ये वाली, जो ये वाली साइड है वो ये बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे दिखेगा ना। हाँ, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, इमेजिनेशन करने वाली बात है। तो इसके जो कवर होता है उसको फेस बोलते हैं। अब जैसे कमरा है, कमरा कैसा है? क्यूबॉइड है, मान लेते हैं रेक्टेंगल है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ क्यूबॉइड। रूम इज अ क्यूबॉइड, इट हैज फेसेस। कितने फेस हैं इसके? 6, जैसे 1 2 3 4 5 6। सो क्यूबॉइड, अगर हम सिर्फ क्यूबॉइड की बात करें तो इट हैज 6 फेसेस, जहां पे भी ये 2 फेस, उसको 6 फेस यानी जो इसकी बाउंड्री है, एक पीछे की तरफ ये 2, ऊपर नीचे 3, और इसके पीछे की तरफ और ये सामने की तरफ, ये 6 फेस जो हम कमरे में देख सकते हैं। जहां पर भी 2 फेस की मुलाकात होती है हम उसको एज बोलते हैं। जैसे कि ये दीवार है और ऊपर छत है, तो एक लाइन सी बन रही है, उसको क्या बोलते हैं? एज। ऐसे कितनी एजेस हैं? 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ऐसे, तो कितनी कितनी बनेगी? 12 एजेस। ये फेसेस हैं और ये एज, ED, 12 एजेस, फेसेस, एज। और जहां पे 3 फेस की मुलाकात होगी उसको बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि ये दीवार और ये ग्राउंड, तो ये मान लो ये कोना कैसे निकलेगा? इस दीवार, इस दीवार और इस दीवार का पॉइंट, तो जहां पे 3 फेस की मुलाकात होगी उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। ठीक है, कितने वर्टेक्स हैं? 8। तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है
faces plus vertices is equal to edges plus 2 for any symmetric figure। ये symmetric figure का मतलब होता है कि अगर हम उसको कहीं से काटें तो इधर और इधर सेम आ जाए, उसको सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। तो जो सिमेट्रिक फिगर होती है उसके अंदर फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2 के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बात समझ में आती है? फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। शुड नॉट बी प्रॉब्लम। फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। अब अगर हम इसका सरफेस एरिया, एक चीज होती है जिसमें हम पूरा कवर करते हैं। मान लो अपने को ये पेंट करना है, ठीक है, तो अब पेंट करना है तो ये मान लो हम चारों दीवार पेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इस कमरे की ही बात करें तो ये मान लो लंबाई है L है, ये B है, तो इस दीवार का एरिया कितना होगा? L इंटू H। और ऐसी दो दीवारें हैं, ये L है ये B है, तो ये बनेगा LH, ऐसा 2 है, ठीक है। इस सामने वाली दीवार का क्या एरिया है? ये चौड़ाई B है और हाइट H है, तो क्या बनेगा? B इंटू H। ऐसी कितनी है? 2। इसको बोलते हैं, अगर मैं सिर्फ इतने को बात करूं तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। और इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं। कर्व्ड यानी जो कर्वेचर होता है उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। हम इसको किसके नाम से जानते हैं? कर्व। तो ये बनेगा 2 इंटू LH प्लस, या सॉरी 2H इंटू L प्लस बी। इसको क्या कर्व सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी चीज से एक चीज होती है जिसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस किसी भी चीज का, जैसे ये ग्लास है, ये क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। तो जो ये बाहर वाली चीज है इसको हम कर्व सरफेस एरिया के इस नाम से जानते हैं। अगर ऊपर और नीचे इसका ढक्कन लगा दिया हमने तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो जब ढक्कन लगा देते हैं ऊपर और नीचे तो हम उसको टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये दीवार में ऊपर की छत और नीचे का फ्लोर अगर अपन जोड़ दें तो क्या बनेगा? कौन सा ऐड होगा? जोड़ना क्या है अपने को? LB। ये L है और ये B है, तो जमीन रेक्टेंगल हो गई। कितने बनेगी? LB और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये मेरा जो टोटल है ये 2 LB नहीं लिखा, ये LH है ना, शुरू में गलत लिखा हुआ है ना, 2 LH है। 2 LH प्लस 2BH प्लस 2 LB। तो ये 2 कॉमन निकाल के LH प्लस BH प्लस LB, इसको हम टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ये किसका टोटल सरफेस एरिया है? क्यूबॉइड का। ये किसका टोटल सरफेस एरिया है? क्यूबॉइड का। समझ में आ रहा है? तो ये TSA के नाम से जाना जाता है, इसको हम CSA के नाम से जानते हैं। तो कभी भी जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, वो हमेशा क्या बनेगा? टोटल सरफेस TSA प्लस 2 टाइम्स क्या लिखूं? ढक्कन। हम सब नहीं, मतलब ढक्कन हुआ ना, कवर। 2 टाइम्स, अरे कोई और भी तो हो सकता है। मान ले ये होता है इसका ढक्कन, क्या है? LB थोड़ी। टू बेस एरिया लिख देता हूँ, थोड़ा इस फीलिंग अच्छी आएगी ना, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। नहीं देखो क्या ही फर्क पड़ता है। तो किसी भी चीज को कवर करने के लिए एक नीचे बेस होगा और एक उसका लिड होगा, ऊपर ढक्कन होगा, वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ये मेरा क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो ये एक जनरल बात है, किसी भी चीज के लिए सच बात है। अभी मैं इसका करके दिखाऊंगा और भी फिगर्स का। साइड कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर और नीचे हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया। और किसी भी फिगर का अगर अपने को वॉल्यूम निकालना है, जैसे वॉल्यूम कैसे निकलता है, ऐसे अगर हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। आप इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं अपने पास किताब है। ये किताब जो है एक तरह का क्यूबॉइड है जिसमें ये लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट है। अगर मैं मान लो मैं इस किताब का सिर्फ एक पन्ना लूं, ये इसका एरिया क्या है? L इंटू बी। तो L इंटू बी एरिया। मान लो मैंने एक और पन्ना ले लिया तो ये एरिया भी चाहिए और ये भी एरिया चाहिए। कितना हो जाएगा? 2LB। एक और ले लिया तो ऐसे 4LB, 5LB, 6LB, 10LB, पर काउंटिंग नहीं हो रही, हमने HLB ले लिया। कहां तक ले लिया? H हाइट तक ले लिया। तो बेसिकली बना क्या? बेसिकली LB जो है LB इंटू
H. What was LB? बेस एरिया, और ये क्या था? इनटू हाइट। तो कभी भी जो हम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम मेरा हमेशा यही बनेगा, बेस एरिया इनटू हाइट, जिसको हमने LBH के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जनरल फॉर्मूला भी, इसको मैं जनरलाइज करूंगा, लेकिन अभी हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम कमरे में ही बैठते हैं जनरली, तो हम सब कुछ विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ये दीवार, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऊपर छत नीचे फ्लोर, इसको एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, इस टाइप से वॉल्यूम क्या निकालना है? मान लो ये एक लेयर बना दी हमने, LB हो गया, एक और लेयर बना दी, 2LB, 3LB, 4LB, ऐसे ऐसे रद्दे चढ़ाते गए तो भर जाएगा सब कुछ। वॉल्यूम का मतलब सारा अंदर का कंटेंट। LB वाली लेयर, फिर अनदर LB लेयर, अनदर LB, जोड़ दोगे, कितनी जोड़ोगे? H तक। किसी चीज को H तक जोड़ोगे, इट इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग, मतलब 2 + 2 + 2 10 बार, इसका मतलब 2 × 10। तो LB H टाइम्स, तो इसका मतलब LBH, तो ये से हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं इसमें, कर्व्स, फेस, इसमें डायगोनल्स होता है, एक होता है फेस डायगोनल। मान लेते हैं मैंने फिगर ले ली, मान लो ये मैं लाइन बनाता हूं इसमें, ये ऊपर ऊपर इधर से इधर, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, सो देयर इज समथिंग नोन एज अ फेस डायगोनल। जैसे कि इस कमरे में कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं? नहीं, मतलब डिफरेंट लेंथ्स कितनी हो सकती है डायगोनल्स की? मान लो ये दीवार है, ऊपर से एक लाइन अपन ने ऐसे खींची तो एक फेस डायगोनल बनेगी। इसकी लेंथ कितनी बनेगी? वो तो एक ही बात है, जो ये लेंथ है वो ये वो भी लेंथ है। इसकी लेंथ क्या बनेगी? ये इमेजिन करिए, दीवार है, ये L है, ये H है, और अपन एक लाइन खींची उस टॉप कॉर्नर से ऐसे दीवार पे, अंडर रूट। वेरी गुड। अब हमें ये निकालना है, ये मान लो फेस डायगोनल 1 है, तो इसकी फेस डायगोनल 1 की क्या वैल्यू बनेगी? √L² + H²। समझ में आ रहा है? जो यहां बनेगा वही इस दीवार पे बने। इस दीवार पे कौन सा बनेगा फेस डायगोनल? ये वाला, ये जो है, इसको, ये कितना बनेगा? √B² + H²। समझ में आ रहा है? ये फेस डायगोनल, सेकेंड वाला फेस डायगोनल। और कौन सा बनेगा? √L² + B²। छत पे या नीचे? इस नीचे, नीचे वाली लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको खींचूं तो ये वाली लाइन, या तो ऊपर खींच लेता हूँ, सॉरी, फ्लोर पे ही बन जाएगी ना, जो ये छत कह रहा है, छत पे ही बना लेते हैं ये वाली, ये FD3 है। समझ में आ रहा है? तो FD3 की वैल्यू क्या बनेगी? √L² + B²। इन तीनों को हम बोलते हैं फेस डायगोनल्स। इन तीनों को क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल्स। समझ में आ रही बात? ये दीवारों पे लगेगी। ऐसी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम? इस कमरे के अंदर हम एक स्टिक रखनी है, सबसे लंबी स्टिक कौन सी हो सकती है? इस टॉप कॉर्नर से इस बॉटम कॉर्नर पे, या कोई भी ऊपर से नीचे? यानी कि अगर मैं इसके अंदर फिगर ड्रॉ करूं तो ये वाला कोना मान लो पकड़ लेते हैं अपन, और ये वाला कोना पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो लंबाई यहां पर जाएगी, ये मेरा बॉडी डायगोनल है, ये मेरा है बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है बॉडी डायगोनल की। कैसे निकालेंगे लेंथ बॉडी डायगोनल की? अच्छा, ऐसे करते हैं। ये जो नीचे नीचे एक लाइन है जो हमने अभी डायगोनल, फेस डायगोनल बनाई, इसकी लंबाई कितनी थी? √, वो मान लेते हैं ये पेन है, ये हाइट है, ये वाला पेन है। अपने को एक धागा बांधो ऊपर से नीचे तक। दिख रहा है धागा सभी को? कौन से रंग का है?
वाइट है, हाँ, आगरा जाना पड़ेगा वाइट लगेगा तो। बट है, चलो इमेजिन करते हैं, ये हमारा नीचे वाली लेंथ है और ये हमारी हाइट है, हमें ये लेंथ निकालनी है। कैन आई से इट इज राइट एंगल ट्राइंगल? प्राइमरली इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल का क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर स्क्वायर। अब इसका बेस क्या है लेकिन? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो इसका बेस है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, फिर हाइट का स्क्वायर करना है और फिर अंडर रूट निकालना है। यही बात है। कहना इससे ये स्क्वायर ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर। So a longest possible stick that can be kept in a room is nothing but its body diagonal, which is nothing but L square plus B square plus H square. ठीक, should not be a problem. अच्छा, जो काम हमने क्यूबॉइड के लिए किया है, क्या आप सारा काम क्यूब के लिए बता सकते हो मुझे? तो एक बार इसको भी बता दो, ताकि एक बार मैं दोनों करके फिर मैं आपको कुछ जनरल समझाना चाहता हूं। तो ये मान लेते हैं हमारा, अब क्यूबॉइड में होगा क्या? व्हाट इज क्यूबॉइड? उसमें सारी साइड्स बराबर हैं, ए ए ए, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या बनेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या बनेगा? 4 स्क्वायर, ठीक है। या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बनेगा? 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा? 6 स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? ए क्यूब, ठीक है। इसका फेस डायगोनल कितना बनेगा? अंडर रूट रूट अंडर रूट, हाँ ये ए है तो रूट टू ही बनेगा ना। तुम ये स्क्वायर कहां से आ रहा है? ये है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? 2a स्क्वायर। ये बनेगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट। इसको अपन लिख सकते हैं √2 इंटू रूट ए स्क्वायर। तो ये √2 ए स्क्वायर से खत्म हो जाए तो √2a बचेगा। तो फेस डायगोनल कितना है? √2a। बॉडी डायगोनल कितना होगा इसका? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बनेगा? मेरा गलती मत करो यार, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, √3 है। ओ तेरे की, ये क्या कर रही है तू? क्यों अंडर रूट है? देखिए क्यूब क्यों होएगा? एल बी एच की जगह ए पुट करना है। ये बॉडी डायगोनल था, इसकी जगह क्या करना है अपने को? अंडर रूट एल की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूं, एल स्क्वायर की जगह बी की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूं, इसकी जगह ए स्क्वायर पुट कर दूं, यही बात है। तो क्या बनेगा? √3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए बाहर आएगा और √3 का तो कुछ हो नहीं सकता, √3 रहेगा, तो √3 टाइम्स ए बनेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन क्यों हो रही है? √3 ए स्क्वायर को सॉल्व कर लो या मत करो, एक ही तो काम करो, तुम दोनों ही कर देते हो, सॉल्व भी कर देते हो, ए स्क्वायर भी रहने देते हो, ठीक है। तो जो चीज हमने क्यूब के लिए की थी वो हम क्यूबॉइड के लिए भी कर सकते हैं, मतलब सॉरी क्यूबॉइड के लिए थी, हम क्यूब के लिए भी सारे फॉर्मूले वहीं से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको सिलेंडर और समझा देता हूं, थोड़ा सा और इजी करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसका समझ लेंगे तो फिर हम और इजीली जो मैं आपको जनरलाइज करूंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड, मैंने क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आता है इसलिए हम कोई बात नहीं, टाइम लगा लेते हैं इस पे। फिर हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? जैसे ग्लास, दिस ग्लास इज अ सिलेंडर, राइट? सो सिलेंडर हैज ए सर्कल हियर, it's a kind of circle here, and it has a circle here. Oops. ठीक है। तो जनरली जो हम फिगर्स पढ़ते हैं ना वो राइट फिगर्स पढ़ते हैं। राइट फिगर का मतलब है जो कि ग्राउंड से 90 डिग्री पे हो,
जैसे कि इसको राइट फिगर्स बोलते हैं। नहीं तो अपन ऐसे भी तो फिगर पढ़ सकते थे कि भाई ऊपर एक सिलेंडर ऐसे, नीचे एक सर्कल ऐसे, ऐसा भी तो सिलेंडर हो सकता था एक, ठीक है। इसको ऑब्लिक बोलते हैं और इसको राइट फिगर बोलते हैं। राइट फिगर का मतलब है ये जो इसका सेंटर है, अगर हम इसको यहां से ड्राइंगे तो जमीन पे, ये जमीन पे रखा हुआ है फ्लैट, ठीक है। तो ये जो दोनों का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यानी कि अंदर से लाइन, ये भी एंगल 90, ये भी, जैसे कि ये रखा हुआ है, ये इस पे रखा हुआ है फ्लूइड सरफेस पे, तो अगर अपन ये लाइन और ये बनाएंगे तो ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है? उसको हम राइट फिगर बोलते हैं, ठीक। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली राइट फिगर के आते हैं। अब मान लेते हैं हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसको हम ऐसे समझते हैं बहुत आसान तरीके से। एक कोई पेज देना मेरे को, ऐसे सा फाड़ना, मतलब अगर फटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा देखा, तू इज्जत कर उसकी थोड़ी सी देवी, तो भी क्या हो गया मतलब, चलो ओके। सो वी नो वी हैव सो फार स्टडीड दिस एज ए रेक्टेंगल, राइट। हमने इसको पढ़ लिया है कि ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। अच्छा, इस रेक्टेंगल शीट में इसको हम लेंथ मान लेते हैं और इसको हम ब्रेथ मान लेते हैं। बेसिकली ये लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली साइड लेंथ है और ये वाली साइड ब्रेथ है। अगर मैं बोलूं जो आपको नजर आ रहा है इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, तो मैं इसको L इंटू बी एक बार लिख देता हूं, ठीक है। अब ये सिलेंडर रेक्टेंगल है, अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे करके, ठीक है, तो यही जो रेक्टेंगल है वही मेरा सिलेंडर बन गया। अब जो चीज पहले नजर आ रही थी, इसको जब मैं घुमा दूंगा तो भी तो सेम ही चीज दिखेगी, अगर हम घूम के देखेंगे तो जो चीज, तो अब ये लंबाई थी, इसको जब हमने गोल घुमा दिया तो ये बेसिकली गोलाई बन गई। इस गोलाई की लंबाई को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, समझ में आ रहा है? इस गोलाई की लंबाई, समझ रहे हो, लेंथ ऑफ द सर्कल। तो अगर ये जो L था, मान लो अगर मैं इसको इस तरीके से, आपने जो मेरे को बताया वो ये है कि भाई ये जो मेरा कागज है ये मेरा L है और ये B है। जब मैंने इसको घुमा दिया तो जो कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा जो कि मुझे पता नहीं, लेकिन जो 2 पाई r की वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, L के। समझ में आ रहा है? ये जो L है वो घूम के मैंने क्या बना दिया, 2 पाई r। और जो इसका हाइट था B था, वो सिलेंडर में किसके नाम से माना जाएगा, H के नाम से। तो B की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, H। तो लेकिन अभी हमें पता है एरिया तो सेम ही है, तो एरिया था मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। लेकिन लेंथ को हमने क्या कर दिया 2 पाई आर और बी को मैंने क्या कर दिया H, तो मेरा पेरीमीटर बन गया 2 पाई आर H। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बेसिकली क्या है, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू H। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो चूड़ी है, बैंगल है, एक चूड़ी को रखो 2 पाई आर, उसके ऊपर एक और चूड़ी रखो अनदर 2 पाई आर, 3 2 पाई आर, 4 2 पाई, कहां तक H। तो जो बाहर 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 वाला जो स्पाइरल बनेगा वो मेरा 2 पाई आर H बन जाएगा। वहां से ये क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, ठीक। यहां पे हम कितने ढक्कन है, क्यों हम अपने आप को नहीं समझते क्या, तो अगर हम अपने आप को नहीं समझते तो हमारे पास 2 ढक्कन है। तो इन ढक्कन का अगर हम एरिया जोड़ दें 2 पाई आर, कितने हैं 2, कम इसमें तो 2 ही लगेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो हमने पहले किया था कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर एक नीचे, तो यहां से हम इसको कर सकते हैं ये चीज पाई आर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, लॉजिकल है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस लॉजिक से हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था वैसे ही वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम मतलब मान लो एक कोस्टर, कोस्टर समझते हैं जिसको अपन ढकते हैं, इस पे एक कोस्टर का एरिया कितना होता है, मान लेते हैं ऐसा, तो इसका अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। एक और कोस्टर रखेंगे, उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक और कोस्टर रखेंगे, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ना पड़ेगा सारा वॉल्यूम अगर लेना है, लेकिन ये हाइट कितनी है h, तो इफ वी कैन से पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या बनता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बेस का एरिया इनटू में हाइट।
समझ में आ रहा है इसके अंदर वॉल्यूम कैसे बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस टाइप से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? सिलेंडर समझ में आ रहा है? सिलेंडर में नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर और नीचे एकदम आइडेंटिकल होता है, लेकिन अगर नीचे से अपन एक चोंच में इसको ले ज्वाइन करा दें, चोंच मतलब चना जोर गरम वाला, लेट से हमने ये पॉइंट ऐसे बना दिया, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, कोन। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो ये मेरी फिगर कुछ ऐसे बनेगी। ये मेरा सर्कल है और ये मेरा एक पॉइंट ऊपर है और ये एक मेरा नीचे। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर से ये रेडियस है मान लेते हैं। ठीक है, और ये इसको एच है। जो जो ये ऐसा कोण बन जाएगा है। हाँ, मतलब इन सबको हम कोण ही बोलते हैं, ऐसा कोई भी चीज हो। आइसक्रीम खाते हैं ना कोण, वैसा वाला ये कोण है। ऐसे मतलब नीचे फ्लैट है, ये कोण है। ठीक है, कोई भी जो कॉनिकल फिगर होती है, यानी जो सीधी फिगर होती है उसको राइट फिगर बोलते हैं। ठीक है, यानी नीचे सेम ऊपर सेम। इन सारी फिगर्स को, इस टाइप की सारी फिगर्स को हम प्रिज्म के नाम से जानते हैं। अभी अभी कराता हूं उसको बाकी डिटेल में। जिसका नीचे बेस सेम है और सरफेस सेम है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, प्रिज्म। अपन ने जो 10th में प्रिज्म देखा था ना, वो 10th की फिजिक्स लैब में से चुरा के जो लाए थे, बस रंग देखने के काम आता था ना, ऐसे लाइट पड़ती थी रंग देख, वही प्रिज्म नहीं होता है। वो प्रिज्म ऐसा होता था, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता था जो अपन चोरी करते थे। मतलब अपन, मतलब मैंने भी पार किया इसलिए मेरे को लगता है सब करते होंगे। ऐसा सा होता था कुछ। ठीक है, और हम यहाँ लाइट डालते थे और वो स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाता था। यही बात थी, इतनी सी बात है। लेकिन प्रिज्म इज एनी फिगर जिसका बेस सेम है और टॉप सेम है एंड इट इज कनेक्टेड विद स्ट्रेट लाइंस, दैट इज अ प्रिज्म। जैसे कि ये कमरा बेस सेम है, छत सेम है, सीधी लाइनों से कनेक्टेड है, ये प्रिज्म है। क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म, क्यूब इज अ प्रिज्म, सिलेंडर इज ऑल्सो अ प्रिज्म। ऊपर सेम नीचे सेम कनेक्टेड है। इसको सिलेंड्रिकल प्रिज्म बोलेंगे, इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। नीचे अगर ट्राइंगल है तो उसको ट्राइंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। नीचे अगर मान लो मैंने पेंटागन बना दिया, मान लो मैंने कहा जी, या हेक्सागन बना दिया, ऐसे नीचे मैंने बना दिया हेक्सागन और ऊपर भी 6 बनाई है भाई। ठीक है, और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, मतलब समझ लो, थोड़ी भावनाएं समझो मेरी। हाँ, इसको इसको हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं। नीचे हेक्सागन, ऊपर हेक्सागन, सीधा सीधा, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। लेकिन अगर ऊपर का सरफेस हटा के एक पॉइंट चोंच बना देंगे ऐसे, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल पिरामिड। पिरामिड्स देखे वो, गीजा पिरामिड, वैसे से ऊपर चोंच में मिलता है। सिर्फ वही पिरामिड नहीं होता, ये जो कोन है ना, ये भी पिरामिड है। कुछ नहीं, हाँ, वो हेक्सागोन, मान ले जैसे नीचे मैंने हेक्सागन बनाया ऐसा, मैंने हेक्सागन बनाया और एक पॉइंट ले लिया, अब इसको ज्वाइन किया, ये हेक्सागोनल पिरामिड है। बेस का फर्क है। नीचे अगर अपन ने स्क्वायर बनाया ऐसे और मैंने एक चोंच पे ज्वाइन करा दिया ऐसे, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। नीचे एक ट्राइंगल है, ऊपर एक चोंच है, इसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोल दिया। पिरामिड चोंच में जाएगा, प्रिज्म सीधा जाएगा, वो इतना ध्यान रखना है। प्रिज्म सीधा, पिरामिड चोंच। पिरामिड वो मूवी याद रख लेना, वो 2-3, वो कौन सी थी, मम्मी, मम्मी रिटर्न्स, पिरामिड ही पिरामिड है, आखिरी में देखा होगा ऊपर पिरामिड। जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है ना, जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो हमेशा प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर मैं इसमें से 3 सॉफ्टी बनाऊं इस पानी की, मतलब इस पानी की सॉफ्टियां बनाऊं तो 3 बना सकता हूं, मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो कोनिकल फ्लास्क बनेगा, कौन बनेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका
1/3 होगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड is 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रिज्म हो, प्रिज्म मतलब नीचे सेम ऊपर सेम, ऐसा कोई भी, उसका जो भी वॉल्यूम होगा, जब अपन नीचे से उसको एक चोंच में मिलाएंगे, पॉइंट सिंगल पॉइंट पे लेके जाएंगे, तो जो नया वॉल्यूम बनेगा पिरामिड का वो ओरिजिनल प्रिज्म के वॉल्यूम से 1/3 होगा। ठीक, अच्छा, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर हेक्सागोनल है, मान लो हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो हेक्सागन का बेस एरिया इंटू हाइट, वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और अगर वही पिरामिड होगा तो उसका 1/3। नीचे रेक्टेंगल है मान लो, और अपन ने रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट, और अगर उसकी चोंच बना दी तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। नीचे पेंटागन होगा तो भी क्या बनेगा, पेंटागन का एरिया इंटू हाइट। यानी किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है इज इक्वल टू बेस एरिया, और आपको प्रिज्म समझ में आता है क्या होता है प्रिज्म, नीचे सेम ऊपर सेम, नीचे सेम ऊपर सेम, वो क्या बनेगा प्रिज्म। और प्रिज्म का वॉल्यूम, कोई भी प्रिज्म हो, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, बेस का एरिया इंटू हाइट। और वॉल्यूम क्या होगा, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3। इतनी बात समझ में आती है, कोई चक्कर है इसके अंदर। अब अपनी किताब में ये सिर्फ स्क्वायर और ये सब दिया, मैं इसलिए सिखा रहा हूं, मान लो आपको बोला हेक्सागोनल पिरामिड का सरफेस एरिया निकाल लो, फंस के खड़े हो जाएंगे, याद नहीं कर सकते सारा कुछ। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो दो ही आएंगे, या तो प्रिज्म होगा, राइट प्रिज्म, और या राइट पिरामिड, या तो प्रिज्म होगा या पिरामिड, ये दो ही चीजें बनेंगी। प्रिज्म का वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट, अगर भूल गए तो सिलेंडर का याद रख लेना, एक मान लो एक कोस्टर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, दूसरा एरिया जोड़ के एच। तो कोई भी फिगर हो, एक एरिया दूसरा एरिया तीसरा एरिया जोड़ के एच, जैसे कमरे का वॉल्यूम तो बेस का एरिया एल बी, फिर एक और एल बी, एक और एल बी, एक और एल बी, एच। अगर ये पेंटागोनल रूम होता तो पेंटागोनल एरिया, फिर पेंटागोनल एरिया, फिर पेंटागोनल एरिया, फिर पेंटागोनल एरिया कर करके कहां पहुंच जाते हम, एच तक पहुंच जाते, तो कितना बन जाता, बेस का एरिया इंटू हाइट। और अगर वही पिरामिड होता तो उसका वॉल्यूम 1/3। याद रहेगा, ये पक्की बात है, मैंने खूब बार रिपीट कर दिया ताकि याद हो जाए। उसके बाद आ सकता है आपका प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या चाहिए अपने को, प्रिज्म का, जैसे ये था, इसका क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कैसे बनेगा, वेरी गुड, प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या बनेगा, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। मान लो पेंटागोनल होता तो पेंटागोनल का पेरीमीटर 5p इंटू हाइट। ये समझ में आ रहा है, इसका 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr। अगर इस सर्कल की जगह पेंटागन होता तो पेंटागन का पेरीमीटर, फिर पेंटागन का पेरीमीटर, ऐसे कर करके बाहर वाला आ जाता, तो कितना बन जाता, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता तो CSA प्लस 2 बेस एरिया, नो प्रॉब्लम्स। ये सारे फिगर्स के लेवल है। अभी हमने फिगर सिर्फ क्यूबॉइड पढ़ी है। मान लो पेंटागोनल प्रिज्म होता, हेक्सागोनल प्रिज्म होता, पेंटागोनल पिरामिड होता, प्रिज्म होता, क्या करते, ये जनरल फॉर्मूले बता रहा हूं ताकि हम हमेशा हर टाइप का क्वेश्चन को इसको हैंडल कर पाएंगे।
क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, अब क्या बच गया? कर्व्ड सरफेस एरिया बच गया पिरामिड का, और टोटल सरफेस एरिया बच गया। फिर वॉल्यूम तो 1/3 हो गया, कोई चक्कर नहीं है, सारा चक्कर पड़ता है इसमें। ठीक है, पहले मैं एक बार कोन का सिखाता हूं, फिर इसको जनरलाइज करते हैं। कोन यानी ये वाली फिगर, इसको बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, एल को बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको एल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, अच्छा जैसे ये पेंटागोनल है तो इसकी स्लांट हाइट क्या बनेगी? ये समझ में आ रहा है? इसकी स्लांट हाइट बनेगी, ये समझ में आ रहा है? ये इसका बेस का रेडियस बनेगा, ये इसका एल्टीट्यूड बनेगा। तो अगर मैं स्लांट हाइट एल की बात करूं तो एल कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग अंडर रूट ऑफ, कौन है किसी भी चीज का स्लांट हाइट। भाई जब अपन कोई भी पिरामिड बनाएंगे, चोंच में लेके जाएंगे, तो बाहर से वो जो चोंच में एक लाइन बाहर की बाउंड्री नहीं बनेगी ऐसी तिरछी, ऐसे एक तो एल्टीट्यूड बनेगा। मान लो ये कौन है, ये यहां से यहां एल्टीट्यूड है, लेकिन ये जो ये वाली जो लेंथ है ये स्लांट हाइट है। अब बेस कुछ भी हो, जब अपन को वो एक चोंच में मिलाना है, ऐसे टेंट बनाना है मान लो ऊपर से, तो तिरछी लाइन तो जाएगी ना, उस तिरछी लाइन को हम स्लांट, स्लांट यानी झुकी हुई लाइन, उसको स्लांट हाइट बोलते हैं। हाँ तो सारी सेम ही होंगी। मान ले तूने कौन बनाया, जैसे अपन ने इसको कौन बनाया, कौन तो इसलिए क्योंकि ये इजीली बन जाता है अपने से, बन तो नहीं रहा। मान लेते हैं ऐसा कौन है, तो अगर ये आइडेंट नीचे सर्कल है तो ये सारी तरफ से तो सेम ही आएगा ना। ठीक, अच्छा मान लेते हैं जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल है, बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन कर दिया, सारी साइड्स जितनी भी साइड्स ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर होगी तो ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस के बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना मिले, लेकिन क्यूब होता तो एकदम सारी स्लांट हाइट बराबर आती। समझ में आ रहा है? तो मान लो पेंटागन है, पांचों साइड्स बराबर हैं, तो सारी जो वर्टेक्स से जो लाइन गिरेगी वो सेम आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। वो बेसिकली क्या है? हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट एल, वो काट के ये आपका सी एस ए बनेगा। समझ में आ रहा है? पाई आर एल। तो मैं जनरलाइज अगर करूं, पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसका टी एस से चाहिए तो सी एस ए प्लस प्लस 1 बेस एरिया। वो बेस कोई जरूरी थोड़ा ना सर्कल होगा, एक ही तो होगा ना। मान लो टेंट है ऐसे बनाया, तो ऊपर तो कुछ सर्कल बचा नहीं, नीचे नीचे ही बचा। तो अगर पेंटागन है मान लो, तो नीचे पेंटागन है, ऊपर जाके एक चोंच बन गई बस। समझ में आ रहा है? एक बेस, 1 बेस, हाफ नहीं 1। एक ही तो बेस है, नीचे वाला बेस ही तो पेंट करना है, ऊपर तो बेस बचा ही ना, क्योंकि चोंच हो गई तो बचा कहां सरफेस। तो ये पिरामिड का बन गया, और पिरामिड का वॉल्यूम मैंने आपको बताया ही है। हाँ, पिरामिड का वॉल्यूम क्या है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अगर ये समझ में आ गया तो लगभग जो भी फॉर्मूले दिए हैं या नहीं दिए हैं, बनाने पड़ जाएं तो हम बना सकते हैं, चाहे दिए हो चाहे ना दिए हो। मान लेते हैं मेरे पास हेक्सागन है, पेंटागन बन गया क्या?
मान लेते हैं मेरे पास ये हेक्सागन है, ठीक है, और मैंने ये ऐसे बना दिया। ये हेक्सागोनल क्या बन गया ऐसे, इतना वो नहीं बनेगा, थोड़ा तिरछा बनेगा, बट चलो ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। लिफ्ट सी लग रही है, नीचे हेक्सागन है। अब मुझे मान लो इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या बनेगा, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। ये साइड ए है मान लो, तो 6 ए बनेगा। यहां से यहां मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये हाइट है, तो ये क्या बनेगा 6 ए इंटू एच। समझ में आ रहा है? अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो बनेगा 6 AH प्लस हेक्सागन का एरिया मैंने बताया हुआ है अभी आपको, नहीं, इट विल बिकम 6 टाइम्स, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 6 टाइम्स √3/4 A²। ये कैसे अभी बताऊंगा। एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताया होगा यार ये मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बेस का एरिया यानी कि ये 6 इंटू √3/4 A², बेस का एरिया इंटू में हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्या निकाला, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज बेस एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया CSA प्लस ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 इंटू, समझ में आ रहा है, एक ये है और एक ये, 2 इंटू बेस का एरिया, वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट। यही अगर पिरामिड होता तो वॉल्यूम इसका 1/3 हो जाता, यहाँ 2 आ जाता, और कर्व सरफेस एरिया यहां से हमें L लेना पड़ता है, ये वाली वैल्यू ये निकालनी पड़ती है हमें, स्लांट हाइट, ठीक है। और ट्वाइस लिखूं या समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? बेसिक फॉर्मूला जो ऊपर है वही हमने लगाना है। ना बेटा इतना आसान ना है। कैट में क्वेश्चन हेक्सागन के इसलिए आते हैं क्योंकि हेक्सागन का जो एरिया होता है वो 6 टाइम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वो भी मैं समझा दूंगा क्यों। लेकिन पेंटागन आएगा ना, तो पेंटागन का अगर जो जनरल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो बनता है NA²/4 cot ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो अगर अपने को पेंटागन का एरिया चाहिए ना, तो n की वैल्यू 5 साइड A²/4 cot ऑफ कॉट यानी कोटेंजेंट, tan का उल्टा होता है, हाँ उत्तरेखी। क्या दब गया ना, अच्छी बात है, यू कांट फाइंड। मैं अभी डिराइव कर दूंगा, चिंता ना करो इसको। कॉट ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 5, 180/5 जो भी आएगा कितना आएगा 36। सो कॉट ऑफ 36 की वैल्यू पता होगी 5/4 A² यानी साइड, जो पेंटागन की साइड है। तो दिस विल गिव यू एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, ये फॉर्मूला जो है ना किसी भी पॉलीगन का है, ठीक है। जब हेक्सागन का जो फॉर्मूला बनता है वो हेक्सागन को अगर अपन ऐसे ज्वाइन करेंगे ना तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं उसमें। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल चूंकि हमने पढ़ा होता है बच्चों ने, क्योंकि एज्यूम कर लेते हैं भाई हायर मैथ्स आ गई, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो अगर अपन हेक्सागन दे देंगे तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हम पढ़ते हैं और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब आप जोड़ देते हो ना तभी हेक्सागन बनता है। वो भी मैं बता दूंगा क्यों। तो ये फॉर्मूला है, तो इसीलिए मैंने हेक्सागोनल प्रिज्म लिया है। अपन हेक्सागोनल पिरामिड का वॉल्यूम लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बाकी सारा जो हमने जनरलाइज किया वो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। TS से 2 इंटू बेस एरिया होगा ना, बेस एरिया ये रहा, ये बेस एरिया है ना,
ये बेस एरिया है, ये बेस एरिया है। अगर मैं इसको ये जो है ना, ये इसका जो ये जो ग्रीन वाला है ये बेस एरिया है, और ये भी बेस एरिया है। इस बेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना, ये 6 × √3/4 a², ये बनेगा इसका। तो ये 2 टाइम्स आएगा, इसलिए ये ऐसा क्यों आ रहा है मैं भी बताता हूँ। मैंने हेक्सा मतलब पॉलीगन के बारे में बताया ना, टोटल इंटीरियर एंगल वगैरह समझाया हुआ है मैंने अब पहले में। अभी बताता हूँ फिर उसका हेक्सागन का एरिया ऐसा क्यों आ रहा है मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कैट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हमें प्रिज्म और पिरामिड समझ आता है तो हम काफी कुछ कर पाएंगे। ठीक, एक बार मैं हेक्सागन का आपको एरिया समझा देता हूँ, हेक्सागन में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। हेक्सागन है पेंटागन है? क्या हुआ पंजाब? अरे नहीं यार, वो उप्स, ज्यादा पीछे हो गया क्या? अरे कभी कभी ना सॉफ्टवेयर, खैर अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा ना करे ना तो इसको कोई पैसे ना दे लीगल वर्जन के। ये मेरा पेंटागन है, ठीक है। टोटल इंटीरियर एंगल आपको याद है n-2 × 180, ये टोटल इंटीरियर एंगल है। और ईच इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड। 6 - 2 4 × 180 डिवाइडेड बाय 6, कितना एंगल बना? 1, यानी ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120 120 120 120। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने डायगोनल बनाया, कहना इसे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर बनेगी ऊपर और नीचे, तो ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। ये कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा, अगर मैंने ये डायगोनल बनाया तो ऊपर और नीचे कॉन्ग्रुएंट बनेगा। ये 60 तो ये 60 तो ये 60 तो ये 60। अच्छा, इस डायगोनल को मैंने बनाया, ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट और नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट, ये 60 ये 60 तो ये 60 तो ये 60 बन गए। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ओ मान लेते हैं, ये दोनों एंगल 60 हो गए, तो ये एंगल कितना बनेगा? 60। ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 60। ये एंगल कितना बनेगा? 60 से। तो ये अगर साइड ए लिए अपन है तो इक्विलेटरल तो ये भी ए हो जाएगी, ये ए है तो ये सारी ए हो जाएगी। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? 6। एक ट्राइंगल का एरिया, और कितने ट्राइंगल हैं? 6। तो हेक्सागन का एरिया आ गया, ये देख ये लिखा हुआ है, ये हेक्सागन का एरिया। वो इसीलिए एग्जाम में देता है क्योंकि आप इसको, ये जो चीजें पढ़ी हैं वहां से निकल जाता है, इसलिए हेक्सागन आता है आपका। ठीक है, ओके। अब मैं देखता हूँ इसमें 2-3 चीजें बच गई हैं वैसे तो। है स्फीयर रह गया वो सब, फ्रस्टम, ये सब मैं थोड़ा सा और आराम से कराना चाह रहा था, करा रहा हूँ इसलिए। तो हमने कोन वगैरह कर लिया, पिरामिड कर लिया, प्रिज्म। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो एक आधा आज कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। मान लेते हैं मेरे पास ये है एक कुछ लोग यार ऐसे फास्ट फास्ट बना लेते हैं, ऐसे कुछ बनता है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना।
ठीक है, ये मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूबॉइड है और मैंने इसमें ना 2 कट मारे हैं ऐसे, मतलब एक कट ऐसे मारा और एक कट ऐसे मारा। ठीक, अब ये दिख नहीं रहा, मान लो मैंने इसको हटा दिया, उप्स। ठीक, ये कट मारा, 3 क्यूब बनाए मैंने। What is the ratio of the volume of the original cuboid to the 3 cubes taken together? हम्म, ये वो था, क्यूबॉइड था, मैंने एक कट ऐसे मारा, एक क्यूब बना दिया, एक कट ऐसे मारा, दूसरा क्यूब बना दिया। ओरिजिनल का वॉल्यूम और इन तीनों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तीनों का, तीनों तीनों का टुगेदर। इसको करने की क्या जरूरत है, वॉल्यूम तो कंजर्व ही होगा। आइसक्रीम ब्रिक खरीदी है कभी? 1 किलो वाली आइसक्रीम ब्रिक बोलते हैं, उसमें कुछ तो होगा, 1 लीटर होगा, जो भी होगा। 3 टुकड़े करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? फिर तो यही करते सुबह शाम बैठ के, या कम हो जाएगा? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बट इतना आसान नहीं आएगा। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द रेशियो ऑफ 3 क्यूब्स टेकन टुगेदर, ये आएगा टोटल। जब भी कुछ नहीं दिया तो टोटल। तो अब हमने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बना दिए। इसका टोटल सरफेस एरिया और इन तीनों जो आइडेंटिकल टुकड़े बनाए हैं इनका टोटल एरिया, ये निकालना है अपन ने। देखो, अगर 3 इक्वल क्यूब्स हैं तो इसका मतलब इसकी लेंथ 3a रही होगी और ये साइड ए भी रही होगी, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2 इंटू एल एच, 3a इंटू ए प्लस बी एच, ए इंटू ए प्लस एल बी, 3a इंटू ए, यही फॉर्मूला था। तो 3 7a स्क्वायर बनेगा इंटू 2 14a स्क्वायर बनेगा। ये कितना बनेगा? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, कितना बन गया? 18a स्क्वायर, और इसका कितना बन गया? 14a स्क्वायर रेशियो। ठीक है, बट इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे देखो, ये तो 18a स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब भी हम किसी चीज को चिपकाते हैं तो कितने फेस गायब होते हैं? 2, एक इसका और एक इसका। तो टोटल एक कट ये है, एक 2 फेस यहां गायब होगा और 2 फेस यहां गायब हो गया, तो कितना होगा? 18 में से 4 फेस गायब हो गए, ये 18 स्क्वायर, ये तो है ही ना। कितने फेस गायब हुए? 4, तो कितना बचा? ये याद रखना है, कभी भी ज्वाइन करेंगे तो 2 फेस गायब होगा, कट करेंगे तो 2 फेस जनरेट होगा। बस, कट करेंगे तो 2 फेस जनरेट होगा, ज्वाइन करेंगे तो 2 फेस गायब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्यूब्स हैं, मान लो एक क्यूब ऐसा है,
एक क्यूब ऐसा है, एक क्यूब ऐसा है, 3 हो गए, एक क्यूब ऐसा है 4 हो गया, एक क्यूब ऐसा है 5 हो गया, एक क्यूब ऐसा है 6 हो गया। ये क्यूब्स हैं। इन क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्लास है। हाँ, नए वाले क्या? हाँ कोई नहीं, 3 4 5, हाँ कोई बात नहीं। 6 ये क्यूब है, 6 हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 6a² इंटू 6। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो टेक्निकली एक क्यूबॉइड ये बन जाएगा, उसके ऊपर एक छोटा क्यूबॉइड ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। 3 अलग अलग चीजें बन जाएंगी। अब मान लो इसका एरिया निकालना है तो जोर ही आ जाएगा, होएगा नहीं सॉल्व एग्जाम में। ये तो छोटा बना है, बड़ा भी तो बन सकता था। तो ये तो बनेगा 36a²। लेकिन अब इसको करे कैसे? इन दोनों को ज्वाइंट किया तो एक फेस, 2 फेस गायब, एक और ज्वाइंट, 3 4, कितने ज्वाइंट हैं? 5। 5 ज्वाइंट का मतलब कितने फेस गायब? 10। तो इसमें 36 है तो इसमें 26 होगा। यही रेशियो निकालना है। 18:13 ये आंसर है। ये सिखाना चाहता हूं। ज्वाइंट का मतलब 2 फेस गायब, कट का मतलब 2 फेस जनरेट। ये समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप निकाल पाओगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आई आज की क्लास? यस शारुल? यस सर। चलो ठीक है, देन आई विल ये रैप अप। हो गया सर, सारा मेंसुरेशन हो नहीं, गया? इसमें बचा हुआ है थोड़ा सा। स्फीयर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और बेसिकली स्फीयर बचा है। 10 मिनट का काम है, बट चलो। तो सर ज्योमेट्री के सब सारी एक्सेस हो जानी चाहिए वैसे? काफी हद तक, हाँ, ठीक है 90% तक। सर। ओके सर। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।